कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बुक बाउंड नोवेल स्टोरी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो कृपया इसे मात्र एक संयोग ही समझें। महत्वपूर्ण सूचना: इस कहानी में 18 जोड़ सामग्री वयस्क विषय वस्तु शामिल हो सकती है, जो केवल प्रौढ़ दर्शकों 18 वर्ष और उससे ऊपर के लिए उपयुक्त है। कृपया इसे अपनी उम्र और मानसिकता को ध्यान में रखते हुए ही देखें। बुक बाउंड नॉवल स्टोरी पर प्रस्तुत सभी कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। 51। चचेरी बहन। रुको एक मिनट, ऋषभ। ईशान लगातार ऋषभ का पीछा कर रहा था, जो सोफी को ढूंढते हुए चलता रहा। उस पल ऋषभ के दिमाग में सबसे पहली बात यह थी कि वहां किराए के लिए शानदार कमरे थे। उसे नहीं पता था क्यों, लेकिन ऋषभ ने बस यही सोचा कि कामुक बूढ़े व्यक्ति ने सोफी को ऐसी जगह पर ले जाया होगा। अचानक ऋषभ रुक गया जब उसने अपने सामने हलचल देखी। क्या हो रहा है, रिक? ईशान ने पूछा, जो भी रुक गया और अपने सामने हो रही हलचल को देखा। 30 के दशक की एक खूबसूरत महिला किसी को एक कमरे से बाहर घसीट रही थी। महिला अकेली नहीं थी, बल्कि अपनी दोस्त के साथ थी, जो अपने सेल फोन कैमरे से घटना को रिकॉर्ड कर रही थी। क्या वह सोफी नहीं है? ईशान ने फुसफुसाया। तुम लोग क्यों रुक गए? जेदेन की आवाज़ अचानक पीछे से आई। पता चला कि सिर्फ ईशान ही नहीं, बल्कि जेदेन, जैक और जीन भी ऋषभ का पीछा कर रहे थे। मास्टर, बेहतर होगा कि आप इस मामले में शामिल न हों। यह आपकी प्रतिष्ठा के लिए खतरनाक होगा। सिस्टम ने यही कहा। इस वजह से ऋषभ झिझक रहा था कि उसे अपमानित हो रही सोफी की मदद करनी चाहिए या नहीं। ऋषभ ने खुद से नफरत की कि वह बहुत दयालु था। वह परवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि वह सोफी, जो अभी भी नाबालिग थी, को इस तरह अपमानित नहीं होने दे सकता। भले ही ऋषभ जानता था कि सोफी गलत थी, लेकिन क्या वह आदमी ज्यादा गलत नहीं था? आप हस्तक्षेप कर सकते हैं जब तक आप उस आदमी को पीटते हैं और उस पर बाल यौन शोषण का आरोप लगाते हैं। सिस्टम द्वारा ऐसा करने का एक कारण दिए जाने के बाद ऋषभ ने खुद को असमर्थ महसूस किया। सोफी के परिवार ने उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, इसकी याद ने उसे मदद करने के लिए अनिच्छुक बना दिया। उफ, ऋषभ इतना झिझक क्यों रहा था? अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, दोस्त। ईशान ने ऋषभ के कंधे पर थपथपाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। ऋषभ ने सिर हिलाया। हाँ, कृपया उस आदमी को पीटो, और जैक, उस पर बाल यौन शोषण की रिपोर्ट करो। जैक ने सिर हिलाया। ठीक है। इस बीच ईशान उनके पास गया और बिना किसी और बात के उसने तुरंत उस आदमी को कई बार पीटा, जिससे वहां की महिलाएं हैरान रह गईं। उस आदमी की पत्नी, वह महिला जिसने सोफी को घसीटा था, ने भीख मांगी कि वह उसके पति को और न मारे। हालांकि ईशान ने कोई दया नहीं दिखाई। फिर वह गुस्से भरी निगाह से लाइव प्रसारण कर रहे कैमरे की ओर मुड़ा। क्या तुम नाबालिग लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? मैं जानता हूं कि वह गलत थी, लेकिन याद रखो, उस बदसूरत बूढ़े आदमी ने उसे हेरफेर किया। लेकिन तुम उसका बचाव करते हो और इसके बजाय लड़की को अपमानित करना चुनते हो। तुम भी उतने ही बुरे हो जितने वे। ईशा न ने कहा। ईशान ने एक कंबल पकड़ा और उसे सोफी के शरीर के चारों ओर लपेट दिया, जो अभी भी कपड़े पहने हुए थी, सिर्फ ये कि महिलाओं ने उसे अपमानित करने के लिए उसके कुछ कपड़े फाड़ दिए थे। जल्द ही जेदेन के फोन पर सुरक्षाकर्मी आ गए। उन्होंने उन वयस्कों को सुरक्षित कर लिया जिन्होंने सोफी को तंग किया था और पुल छोटी ईसा के उन्हें गिरफ्तार करने का इंतजार किया। इस बीच ऋषभ और अन्य लोग पिछले कमरे में लौट आए। सोफी उस पल चुप थी। किसी को नहीं पता था कि लड़की क्या सोच रही थी। उसके आंसू बिना किसी सिसकी के बहते रहे। क्या तुम खाना चाहोगी? जीन ने पूछा, लड़की के लिए दुख महसूस कर रहा था। उस समय कमरे में सिर्फ जीन, जेदेन, ऋषभ और सोफी थे। इस बीच ईशान और जैक पहले वाले आदमी और 2 महिलाओं से निपट रहे थे। सोफी ने धीरे से सिर हिलाया। ऋषभ, मुझे घर ले चलो, सोफी ने अनुरोध किया। तुमने कहा था कि तुम मेरी चचेरी बहन नहीं बनना चाहती, है ना? ऋषभ ने जवाब दिया, जिसने पहले ही अपनी कार की चाबियां पकड़ ली थीं और अपना पे खत्म कर लिया था। तुम अविवेकपूर्ण हो, है ना? ऐसे समय में
तुम अभी भी एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हो। तुम जानते हो कि उन्होंने मुझे अपमानित किया है ना? खुशकिस्मती से मुझे बिल्कुल भी छुआ नहीं गया और मुझे उस आदमी से पैसे मिले। लेकिन पता चला कि वह अपनी पत्नी से डरता है। सोफी ने सिसकियों के बीच कहा। ऋषभ ने गहरी आह भरी, हे सोफी, तुम्हें एहसास है कि यह सब तुम्हारी गलती है ना? तुमने एक आदमी को अपना शुगर डैडी या जो भी बनाया, जो अवैध रूप से चोरी की कारें बेचता था, उसके लिए जेल आता जाता रहता था। तुम तो ये भी जानती थी कि उसकी पत्नी है, तो तुमने सिर्फ पैसे के लिए इतनी लापरवाह चीज क्यों की? उद्धरण चिन्ह। ऋषभ की बातें सुनकर सोफी आखिरकार और जोर से रोने लगी। बेशक मैं हताश हूँ। तुम खुद जानते हो कि मेरे पिता दिवालिया हैं, मेरी माँ अपने प्रेमी के साथ चली गई, और मेरी बहन ने भी अपने प्रेमी के साथ जाने का चुनाव किया। इस बीच मेरे पिता बस घर पर बैठे शिकायत करते रहते हैं। मुझे लगता है कि मुझे उनके लिए पैसे लाने होंगे। वह कहते हैं कि मुझे उनके प्रति समर्पित होना होगा। उन्होंने तो मुझे पैसे के लिए अपना शरीर बेचने के लिए भी कहा। अगर तुम्हें मेरी और परवाह नहीं है तो मैं खुद को मार डालूंगी, लड़की ने कहा, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। क्या आत्महत्या ही एकमात्र चीज है जिसके बारे में तुम सोच सकती हो? तुम अभी भी बहुत छोटी हो, बेहतर बनने की कोशिश करो, जेडेन ने कहा, जिससे सोफी और जीन चुप हो गए। तुम मेरी भूख खराब कर रही हो, सोफी। चलो घर चलते हैं। तुम घर जाना चाहती हो, है ना? ऋषभ ने पूछा। वह पहले ही खड़ा था और जाने के लिए तैयार था। लेकिन मैं अपने घर नहीं जाना चाहती। मुझे अपने यहाँ ले चलो, लड़की ने भीख मांगी। तुम्हें मेरे यहाँ ले जाना मेरी जान में कांटा रखने जैसा होगा, ऋषभ ने जवाब दिया। सोफी तुरंत खड़ी हो गई और ऋषभ की बाँह पकड़ ली। ऋषभ, तुम ही मेरे पास सब कुछ हो। ऋषभ आलस्य से नाराज हुआ, क्या तुम अब अपनी बात से मुकर रही हो? तुम्हें याद नहीं है कि तुमने पहले क्या कहा था, मेरे गरीब होने और यह सब के बारे में? क्या तुम भूल गई हो? सोफी ने अपना दयनीय चेहरा दिखाया। चलो भी, ऋषभ, सिर्फ आज रात के लिए, मैं वादा करती हूँ। उसे ले जाओ, ऋषभ। मुझे लगता है कि उसके अकेले रहने से बेहतर है कि वह तुम्हारे साथ रहे, जेडेन ने कहा। ऋषभ के पास उस पल कोई अन्य विकल्प नहीं था। वह लड़की को अपने अपार्टमेंट में घर ले गया। सोफी एक डरावने सपने के बाद जागी। उसने डरा हुआ, अकेला महसूस किया, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। वह लगभग फिर से रोने लगी, लेकिन जब उसने देखा कि वह कहाँ थी, तो वह हैरान रह गई। रुको एक मिनट, क्या ये सपना नहीं है? मैं सच में ऋषभ के शानदार अपार्टमेंट में हूँ, सोफी ने फुसफुसाया। उसने चारों ओर देखा, और कोई गलती नहीं थी। द मैनर रेजिडेंस, शहर के केंद्र में सबसे शानदार अपार्टमेंट इमारतों में से एक। ऋषभ के पास इतना शानदार अपार्टमेंट कैसे हो सकता था? क्या कोई ऐसी चीज थी जो सोफी अपने चचेरे भाई के बारे में नहीं जानती थी? अचानक अपराध बोध की भावना उसके दिमाग में वापस आ गई। सालों से सोफी के परिवार ने ऋषभ के परिवार की दौलत में तोड़फोड़ की थी, ये दावा करते हुए कि यह सब उनके परिवार का था। सोफी का परिवार उसके बाद शानदार तरीके से रहता था, और वे ये भी जानते थे कि ऋषभ इधर उधर भटक रहा था और पीड़ा झेल रहा था। लेकिन सोफी का परिवार उस पर हंसता था, उसकी मदद करने का कोई इरादा न ही था। सोफी, जो उस समय अभी भी एक बच्ची थी, नहीं जानती थी कि क्या सही है या क्या गलत। उसने बस नकल की जो उसने अपने आसपास देखा। अब उसे एहसास होने लगा कि उसका परिवार बहुत स्वार्थी था। वास्तव में सोफी ने ऋषभ के अपनी दोस्त से मदद मांगने आने से पहले ऋषभ का अपमान किया था। उसे उस पल बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। अचानक फोन बजा। सोफी ने रात की मेज पर पड़े अपने स्मार्टफोन को डर से घूरना शुरू कर दिया। उसकी माँ फोन कर रही थी। सोफी को क्या करना चाहिए? वह घर जाने के लिए मजबूर नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने अपना स्मार्टफोन बंद कर दिया और ऋषभ को ढूंढने के लिए बाहर चली गई। ऋषभ, तुम कहाँ हो? सोफी रुक गई जब उसने ऋषभ के रसोई घर में एक मेहमान को देखा। उस समय ऋषभ अपने और सोफी के लिए नाश्ता बना रहा था। फिर देवांग और शॉन आए, जिन्होंने अभी तक नाश्ता नहीं किया था, इसलिए उन्होंने वहां ऋषभ की मदद की। उन्होंने तरह तरह के सैंडविच बनाए, कुछ क्रोइसेंट गर्म किए जो ऋषभ ने करी से ऑर्डर किए थे, और गरम अदरक की चाय भी बनाई। ऋषभ उस पल मुड़ा और लड़की को उनकी ओर आने का इशारा करते हुए अपना हाथ हिलाया। हमारे साथ नाश्ता करो, वहां बैठो। ऋषभ, क्या हुआ? तुम उनके भी दोस्त कैसे हो? क्या वे वास्तव में तुम्हारे बॉस हैं?
क्या तुम उनके साथ काम करते हो? शांत हो जाओ, सोफी, वे सिर्फ मेरे दोस्त हैं। ये देवांग है। और ये, शॉन। हे भगवान, तुम इतने करीब से इतने सुंदर हो। मैं उन प्रशंसकों में से एक हूँ जिसने तुम्हें पुरस्कार जीतने के लिए वोट दिया। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ और देवांग बहुत हैरान थे, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लड़की शॉन की प्रशंसक होगी। ऋषभ ने तो सोचा था कि सोफी देवांग जैसे किसी को ज्यादा पसंद करेगी। सच में? धन्यवाद। तुम्हारा नाम सोफी है ना? शॉन ने पूछा। ऋषभ, वह मेरा नाम जानता है। सोफी ने बहुत उत्साहित होकर कहा। अगर ऐसा था तो वह किसी भी अन्य किशोर लड़की की तरह थी। ऋषभ ने सोचा कि सोफी सिर्फ गलत भीड़ में थी। बेशक वह जानता है, मैंने उसे पहले बताया था, ऋषभ ने जवाब दिया, लेकिन लड़की सुन नहीं रही थी। सोफी शॉन के बगल में बैठ गई, उसके साथ एक तस्वीर लेना चाहती थी, लेकिन उसे याद आया कि उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया था। ऋषभ, मुझे अपना फ़ोन उधार दो, मैं शॉन के साथ एक तस्वीर लेना चाहती हूँ। ऋषभ ने 2 बार नहीं सोचा, उसने तुरंत अपना स्मार्टफ़ोन लड़की को दे दिया। लेकिन लड़की अपने चचेरे भाई के स्मार्टफ़ोन को देखकर हैरान रह गई। यह क्या है? तुम्हारा स्मार्टफ़ोन इतना परिष्कृत क्यों है? क्या ये नवीनतम मॉडल नहीं है जिसकी कीमत $2000 से ज़्यादा है? क्या यह अजीब है? मेरे पास अब बहुत पैसा है, ऋषभ ने कहा। सोफी स्तब्ध रह गई। उसे अभी अभी एहसास हुआ कि उसका चचेरा भाई बहुत बदल गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके प्रसिद्ध सेलिब्रिटी दोस्त थे। अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो मैं यहाँ रुक सकती हूँ, है ना? सोफी ने पूछा। ऋषभ ये सुनकर हंसा। सोफी ने सोचा कि ऋषभ सहमत हो जाएगा क्योंकि वह बहुत दयालु था। वह आमतौर पर चुप रहता था जब लोग उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। वह सोफी को बाहर नहीं निकालेगा, है ना? नहीं, सोफी, मैं तुम्हें सिर्फ आज यहाँ रहने दे रहा हूँ। क्या ऋषभ सोफी को हमेशा के लिए अपने पास रखेगा? सोफी के परिवार का क्या होगा? 52। दुर्भाग्य, मुझे लगता है कि अगर हम यहाँ एक बगीचा बनाते हैं तो ये बहुत अद्भुत होगा। मुझे नहीं पता कि दृश्य तस्वीर से बेहतर होगा या नहीं। एंजेलिन का डिज़ाइन भी इतना सुंदर होगा, लेकिन मैं इस हिस्से में एक उष्णकटिबंधीय स्पर्श चाहता हूँ। क्योंकि इस हिस्से में हम समुद्र तट को सीधे देख सकते हैं। तुम क्या सोचते हो, ऋषभ? ईशान ने पूछा। उस समय ऋषभ पहले ही हवेली में था, ईशान, देवांग, शॉन, एंजेलिन और लिज के साथ। अप्रत्याशित रूप से एंजेलिन देवांग को जानती थी। क्यों? कि उन दोनों ने एक बार बच्चों के कपड़ों के ब्रांड के लिए मॉडल के रूप में काम किया था। ऋषभ, ईशान ने पुकारा, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? उसने जोड़ा। ऋषभ ने गहरी आह भरी। हाँ, मैंने तुम्हें सुना, ईशान। तुम उस जगह पर जो चाहो कर सकते हो। माफ़ करना, मैं बस सोफी के बारे में सोच रहा था। वह टैक्सी से अपने घर वापस चली गई और मैंने उसे कुछ पैसे दिए। ईशान ऋषभ के साथ गैज़ेबो में बैठ गया। देवांग और अन्य लोगों को समुद्र तट के किनारे टहलते हुए देख रहा था। तो तुम अभी भी उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? ईशान ने पूछा। मुझे नहीं पता, मुझे बस पता है कि भविष्य में समस्याएं होंगी। मुझे सोफी की मदद करने में कोई एतराज़ नहीं है, मैं बस अपने चाचा के परिवार के साथ अब और व्यवहार नहीं करना चाहता। मुझे खुशी है कि उन्हें पता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि वे बाद में मुझे पैसे देने के लिए कुछ भी कहेंगे, ऋषभ ने जवाब दिया। जैसे संध्या, जो ऋषभ को अपनी कुछ दौलत संध्या और एंटोन को देने के लिए कुछ भी करेगी। वे लोग स्वार्थी हैं, सिर्फ मुनाफा कमाना चाहते हैं। जब ऋषभ मुसीबत में होगा और मदद की ज़रूरत होगी तो वे परवाह नहीं करेंगे। वे सिर्फ ऋषभ पर हंसेंगे और उसका अपमान करेंगे। लेकिन जब ऋषभ शीर्ष पर होगा तो वे ऐसा दिखाएंगे जैसे ऋषभ एक बुरा इंसान है जो उनकी मदद नहीं करना चाहता। जैसे उस सुबह सोफी ने टैक्सी में बैठने से पहले कहा था कि ऋषभ बहुत निर्दयी है क्योंकि उसने उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं की। लड़की ने जानबूझकर ये तब कहा जब बहुत सारे लोग गुजर रहे थे। ऋषभ को परवाह नहीं थी कि वे उसे कैसे देखते हैं। ओह, मैं उस एहसास को जानता हूँ क्योंकि मैंने खुद इसका अनुभव किया है। वे लोग जिन्हें परवाह नहीं थी अचानक अच्छा बनने का ढोंग करते हैं जब उन्हें पता चलता है कि हमारे पास पैसा है। वे नहीं समझते कि हमने पहले कितना दुख झेला, ईशान ने फुसफुसाया। ऋषभ ने फिर से गहरी आह भरी, चमकीले नीले आसमान को घूरते हुए, जो सूती कैंडी जैसे पतले सफ़ेद बादलों से सजा हुआ था। उन दोनों के बीच एक पल के लिए शांति छा गई। उन्होंने बस धीरे धीरे बहने वाली कोमल हवा का आनंद लिया।
उनके सामने का दृश्य सुंदर था। समुद्र तट पर टहलने वाले 4 लोग अचानक 3 हो गए। एक व्यक्ति पीछे रह गया, जो फिर मुड़कर ऋषभ और ईशान से मिलने आया। तुम यहाँ वापस क्यों आए, देवांग? ईशान ने पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर हाइपर एंटरटेनमेंट में मीटिंग से पहले यहाँ घूमने का अभी भी समय है, ऋषभ ने जोड़ा। देवांग, जो खट्टा चेहरा पहने हुए था, झुंझलाहट में मुस्कुराया, फिर उन दोनों के बीच बैठ गया। वे तीनों अचानक करीबी हो गए और मैं अंतर्मुखी होने के नाते छूट गया। इसलिए मेरे लिए यहाँ आना बेहतर है, उसने फुसफुसाया। ऋषभ उसकी तरफ मुड़ा। विक्की और डेविड के खिलाफ मुकदमा तुम जीतोगे, क्या सोचते हो? ऋषभ ने पूछा। देवांग थोड़ा मुस्कुराया, मुझे उम्मीद है। लेकिन अरविंद के अनुसार हम सबसे अधिक संभावना जीतेंगे, खासकर अगर हाइपर हमारे साथ सहयोग करने को तैयार है। लेकिन उद्धरण चिन्ह। ईशान ने देवांग की पीठ थपथपाई। देवांग, मुझे यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा, ईशान ने कहा। देवांग फिर से मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसने सब कुछ पर संदेह जताया। ऐसा नहीं था कि उसे अरविंद की क्षमताओं या किसी भी चीज पर विश्वास नहीं था। बस इतने समय से देवांग अपने आसपास के लोगों से बुरी बातें सुनकर बड़ा हुआ था। जैसे, मेरी माँ तुम्हारी जान बचाने के लिए मर गई, तुम सिर्फ एक अपशकुन हो। तुम इन सब की जिम्मेदारी कैसे लोगे? क्योंकि तुमने उस लड़की को अस्वीकार कर दिया। देवांग, माँ का काम अच्छा नहीं चल रहा है, सिर्फ एक लड़की को डेट करने में क्या मुश्किल है? देवांग, कोई बात नहीं, भले ही तुम एक अपशकुन हो, क्योंकि हम हमेशा तुम्हारे लिए वहां रहेंगे। तुम अपशकुन, मैं जानता हूं कि अगर तुम यहाँ हो तो हमेशा बुरी चीजें होंगी। खैर, देवांग हमेशा सोचता था कि उसकी उपस्थिति, चाहे वह कहीं भी हो, उसके आसपास के लोगों के लिए दुर्भाग्य लाएगी। जैसे शॉन, उसे देवांग की वजह से दुर्भाग्य मिला। ऋषभ द्वारा उसका कंधा थपथपाने पर देवांग अपनी तंद्रा से जागा। देवांग, तुम क्या घूर रहे हो? हमें तुरंत हाइपर एंटरटेनमेंट के लिए निकलना होगा, वे हमारा इंतजार कर रहे हैं, ऋषभ ने कहा। ओह हाँ, चलो चलते हैं। ऋषभ के पास हाइपर एंटरटेनमेंट में कई शेयर होने के कारण कंपनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। ऋषभ का स्वागत सीईओ ने खुद किया। वह एक युवा सीईओ थी जिसका नाम सेलिन था, एक महिला जो सिर्फ 25 साल की थी और बहुत उत्साही थी। सेलिन ने देवांग और शॉन की मदद के लिए अरविंद द्वारा प्रस्तुत सभी योजनाओं का स्वागत किया। सेलिन इस बात से भी बहुत खुश थी कि 2 प्रतिभाशाली नए अभिनेता उनकी कंपनी में शामिल हुए थे। एड्स बाय पब फ्यूचर एक समझौते पर पहुंचने के बाद उन्होंने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और सब कुछ ठीक रहा। लेकिन वह सिर्फ शुरुआत थी। क्या श्री ऋषभ के पास मुझसे निजी तौर पर बात करने का समय है? सेलिन ने पूछा। ऋषभ जानता था कि ऐसा होगा, क्योंकि सेलिन ऋषभ को ऐसे देख रही थी जैसे वह पैदल चलता पैसा हो। ऋषभ इसे महसूस कर सकता था। ऋषभ ने सिर हिलाया, बेशक मिस सेलिन। तो हम माफी चाहते हैं, अरविंद ने कहा, और वह देवांग और शॉन के साथ चला गया। कमरे में सिर्फ ऋषभ और सेलिन बचे थे। सेलिन ने एक दस्तावेज दिखाने से पहले संक्षेप में अपना गला साफ किया। खैर, श्री ऋषभ, वास्तव में हम आपसे कुछ अनुरोध करना चाहेंगे, क्योंकि आप अकेले हो सकते हैं जो इस मामले में हमारी मदद कर सकते हैं। इसलिए हमें अपनी कुछ भविष्य की परियोजनाओं के लिए कई निवेशकों की मदद की ज़रूरत है। उसके बाद सेलिन ने उसे कई परियोजनाएं दिखाईं जिन पर कंपनी काम कर रही होगी। आज आपका पहला मिशन कंपनी की परियोजनाओं में निवेश करना है। आप 2 या 1 विकल्प में से चुन सकते हैं जिसे सिस्टम हरा कर देगा। यदि आपने निवेश किया है तो सिस्टम आपको इनाम के रूप में एक 20 स्तर का पहचान कौशल देगा। यदि आप निवेश करने से मना करते हैं तो आपकी विश्वास रेटिंग तेजी से गिरेगी। फिर कई परियोजना विकल्पों में से 10 में से 5 हरे हो गए। सेलिन शायद वह नहीं देख सकती थी। क्या आप इन परियोजनाओं की व्याख्या कर सकती हैं? मैं इन 2 में काफ़ी रुचि रखता हूँ, ऋषभ ने कहा। सेलिन का चेहरा भ्रमित हो गया। क्या आप इसके बारे में सुनिश्चित हैं? क्योंकि जिन 2 पर आपने इशारा किया है वे ऐसी परियोजनाएं हैं जिनके बारे में कुछ लोगों को लगता है कि वे विफल हो जाएंगी। मेरा मतलब है छोटी ई, आप अधिक मुनाफे के साथ अधिक आशाजनक परियोजनाओं में निवेश कर सकते हैं, सेलिन ने कहा। ऋषभ ने भौं उठाए। मुझे बताओ कि तुम इन 2 परियोजनाओं के बारे में सुनिश्चित क्यों नहीं हो? क्या तुमने मुझे उन्हें चुनने के लिए नहीं कहा? क्या होगा अगर मैं कहूं कि मुझे यकीन है कि ये 2 परियोजनाएं सफल होंगी और मैं उनमें बहुत सारा पैसा निवेश करने जा रहा हूं?
सेलिन बहुत घबरा गई। वह सिर्फ एक कठपुतली सीईओ थी जिसे कंपनी के शीर्ष अधिकारियों के आदेशों का पालन करना था। हालांकि उसे विश्वास था कि दोनों परियोजनाएं सफल होंगी, ठीक वैसे ही जैसे ऋषभ ने कहा। हालांकि उसे अन्य परियोजनाओं को प्राथमिकता देनी थी जो अधिक आशाजनक थी। रुको, ऋषभ के पास हाइपर एंटरटेनमेंट में बड़ी संख्या में शेयर थे। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उसे उसका पालन करना था? अगर ऋषभ अपने सभी शेयर वापस ले लेता तो उन्हें भारी नुकसान हो सकता था। उस स्थिति में मैं परियोजना पर काम करूंगी, श्री ऋषभ खाइजेर। ऋषभ ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं इन 2 परियोजनाओं में बहुत सारा पैसा निवेश करूंगा। अगर वे विफल होती हैं तो मैं फिर कभी निवेश नहीं करूंगा। ये सुनकर सेलिन बहुत घबरा गई। वह इतने बहुमूल्य निवेशक को खोने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम पेशेवरों की एक टीम है जो सब कुछ अच्छी तरह से करेंगे। ऋषभ थोड़ा मुस्कुराया। उस स्थिति में कितनी ज़रूरत है? उद्धरण चिन्ह। अभी के लिए हमें लगभग $4 मिलियन की ज़रूरत है, सर, सेलिन ने झिझकते हुए कहा, डर रही थी कि राशि ऋषभ के लिए बहुत ज़्यादा होगी। आखिरकार ऋषभ एक नया निवेशक था। हालांकि ऋषभ का अगला जवाब बहुत आश्चर्यजनक था। ओह, क्या बस इतना ही? मैं $5 मिलियन निवेश करूंगा, सुनिश्चित करें कि इसका अच्छा उपयोग हो। सेलिन को बहुत घबराहट हुई और उसने गटक लिया। और ठीक है, सर, आपने 2 परियोजनाओं में निवेश किया है जो ज़बरदस्त सफल होंगी। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आपने सफलतापूर्वक अपना मिशन पूरा कर लिया है। आपका इनाम एक 20 स्तर का पहचान कौशल है। पहचान कौशल आपको किसी भी चीज़ का पता लगाने की अनुमति देता है जो आप चाहते हैं, जैसे रोग, दुश्मन, किसी व्यक्ति की ईमानदारी और बहुत कुछ। हालांकि 20 स्तर पर आप सिर्फ रोगों और किसी व्यक्ति की ईमानदारी का पता लगा सकते हैं। आप इस कौशल को अन्य चीज़ों का पता लगाने के लिए अपग्रेड कर सकते हैं जो आपके लिए अधिक उपयोगी हैं। आप 5 अंक अर्जित करते हैं। ओह, ऐसा लगता है कि इस कौशल के कई उपयोग हैं। उस बातचीत के बाद ऋषभ ने उस जगह से विदाई ली। उसे भीड़-भाड़ वाली जगहों पर घुटन महसूस हुई। चूंकि यह एक मनोरंजन कंपनी थी, इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वहां बहुत सारे प्रसिद्ध लोग गुजर रहे थे। हालांकि ऋषभ उन सभी को पहचान नहीं सका। इतने समय से वह अपने अंशकालिक काम में बहुत व्यस्त था। उसके पास टेलीविज़न देखने या अपने स्मार्टफोन स्क्रीन पर स्क्रॉल करने का भी समय नहीं था। क्योंकि समय ही पैसा है। आज आपका दूसरा मिशन तंग किए जा रहे किसी व्यक्ति की मदद करना है। ऋषभ ने अपनी कलाई पर घड़ी देखी। ऐसा लगा कि दोपहर के भोजन से पहले अभी भी समय था। ठीक है, मुझे कहाँ जाना चाहिए? ऋषभ अपने नए पहचान कौशल का उपयोग कैसे करेगा? और क्या वह समय पर तंग किए जा रहे व्यक्ति को ढूंढ पाएगा? 53 धमकाने वाली लड़कियां। आज आपका दूसरा मिशन तंग किए जा रहे किसी व्यक्ति की मदद करना है। आप इस नक्शे का अनुसरण कर सकते हैं। सिस्टम स्क्रीन पर इमारत के अंदर का एक नक्शा दिखाई देता है। ऋषभ नीले बिंदु पर है, जबकि लक्ष्य लाल बिंदु पर है। सुनिश्चित करें कि आप उन बदमाशों को दिखाते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं और आप उन्हें कंपनी से निकाल सकते हैं। यदि आप सफल होते हैं तो आपको हाइपर एंटरटेनमेंट में अतिरिक्त 10% शेयर मिलेंगे, जिससे कंपनी में आपकी स्थिति मजबूत होगी। आपको सभी आंकड़ों में जोड़ 3 भी मिलेगा। यदि आप विफल होते हैं तो सिस्टम आपके खाते से $10 मिलियन काट लेगा। ऋषभ की आंखें चौड़ी हो गईं। वह किसी भी तरह से सिस्टम को वह पैसा काटने नहीं देगा जिसे उसने इतनी मेहनत से कमाया था। ऋषभ नक्शे के साथ चला, गलियारों से गुजरा और मनोरंजन उद्योग में काम करने वाले कई लोगों से मिला, जब तक कि वह एक छिपी हुई जगह पर नहीं पहुंचा। यह एक ऐसी बालकनी थी जो छुपा हुआ अड्डा बनने के लिए काफ़ी बड़ी थी, जो शौचालयों और धूम्रपान क्षेत्र के करीब थी। ऋषभ ने वहां कई लड़कियां देखीं। उसने एक लड़की को दया की भीख मांगते हुए रोते हुए सुना, जिसके बाद दूसरी लड़कियों की हंसी आई। ये कुछ ऐसा था जिसे ऋषभ देखने का आदी था, चाहे वह स्कूल में हो या कॉलेज में। दरअसल जिस शहर में ऋषभ रहता था वहां धमकाने की दर बहुत अधिक थी, जिसके बाद आत्महत्या की दर भी उतनी ही अधिक थी। एक बड़े शहर में जहां प्रतिस्पर्धा हर जगह थी और समाज की मांगें उच्च थीं, इस तरह की चीज़ें आम थीं। मुझे समझ नहीं आता कि तुम जैसी लड़कियां इतनी लोकप्रिय क्यों हो। तुम इतनी सुंदर नहीं हो। वह बदसूरत है। उसकी छोटी छातियां हैं। वह रोना धोना करती है, कमज़ोर है और गरीब भी है। हा 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 हा।
तुम निर्माता को तुम्हें नंबर 1 प्रतिभाशाली प्रशिक्षु के रूप में चुनने के लिए कैसे फुसला सकती हो? क्या तुम जानती हो कि मैं बाद में एक आइडल के रूप में डेब्यू करने जा रही हूँ? मैं तुम्हारे साथ एक ही गर्ल ग्रुप में डेब्यू नहीं करना चाहती। सही कहा, कौन एक छिछोरी के साथ डेब्यू करना चाहेगा जो निर्माताओं के साथ सोना पसंद करती है? हम उद्धरण चिन्ह। धमकाने वाली लड़कियां अपनी हरकतों का पूरी तरह से आनंद ले रही थीं, उनमें से एक हंसते हुए घटना को रिकॉर्ड कर रही थी। बाकी ने धमकाई गई लड़की को उसके कपड़े उतारकर यहां तक कि फाड़कर भी परेशान करने की कोशिश की। धमकाई गई लड़की सिर्फ रोती रही, विरोध करने की कोशिश कर रही थी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए उसने सिर्फ अपने शरीर को ढंकने पर ध्यान केंद्रित किया ताकि वह कैमरे पर दिखाई न दे। सिस्टम सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। ऋषभ मुस्कुराया, बिना किसी का ध्यान खींचे कुछ भी रिकॉर्ड करने वाला सिस्टम पाकर खुश था। हालांकि उसे उस सुविधा के लिए भुगतान करना पड़ा था। उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए ऋषभ ने जोर से अपना गला साफ किया। वे भागने के लिए तड़पने लगे, लेकिन ऋषभ उनके अनुमान से तेजी से पहुंचा। वे दूर नहीं भाग सके। ओह, यहाँ क्या हो रहा है? ऋषभ ने पूछा। धमकाने वाली लड़कियां डरी हुई लग रही थीं, लेकिन उनमें से एक अधिक बहादुर लग रही थी और उसने जल्दी से जवाब दिया। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। तुम कौन हो वैसे भी? क्या तुम यहाँ एक नए प्रशिक्षु हो? मैं तुम्हें अभी यहाँ से निकाल सकती हूँ, क्योंकि मेरे पिता इस कंपनी में एक शेयरधारक हैं, लड़की ने कहा। ऋषभ ये सुनकर हंसा, तुम्हारे पिता एक शेयरधारक हैं? हम वह इस जगह के मालिक नहीं हैं, लेकिन तुम ऐसे व्यवहार कर रही हो जैसे तुम यहाँ की प्रभारी हो, दूसरे लोगों को धमका रही हो। अगर लोगों को पता चलता है कि तुम एक बदमाश हो, तो एक आइडल के रूप में तुम्हारा करियर तुरंत खत्म हो जाएगा, तुम्हें पता है। उद्धरण चिन्ह। धमकाने वाली लड़कियां ये सुनकर डर गईं, सिर्फ उस लड़की को छोड़कर जिसके पिता एक शेयरधारक थे। मेरे पिता के पास बहुत पैसा है, इसलिए सभी समस्याएं मेरे पिता के पैसे से हल हो जाएंगी। तुम मुझे रोक भी नहीं सकते, लड़की ने कहा। ऋषभ हंसा, फिर उसने जो जैकेट पहना हुआ था उसे उतारा और लड़की को लपेटने के लिए इस्तेमाल किया। लड़की तुरंत ऋषभ की पीठ के पीछे छिप गई, जिससे दूसरी लड़कियां गुस्से से भर गईं। उनके दिमाग में उन्होंने लड़की को कोसा, ये सोचकर कि सुंदर, गरीब लड़की ऋषभ के साथ फ्लर्ट कर रही थी। वास्तव में वह सिर्फ सुरक्षा की तलाश में थी। उफ, तुम छिछोरी, तुम एक सुंदर लड़के को देख भी नहीं सकती, धमकाने वाली लड़कियों में से एक ने फुसफुसाया। अगर तुम माफ़ी मांगती हो और अपनी हरकतों को न दोहराने का वादा करती हो, तो मैं तुम सभी को माफ़ कर सकता हूँ, ऋषभ ने कहा। लड़कियां उपहास से हंसीं। हा हा हा, तुम खुद को क्या समझते हो? हम तुमसे माफ़ी क्यों मांगें? हम उस बदसूरत कैटलिन से माफ़ी मांगने से इनकार करते हैं, तुम्हें तो छोड़ो, जो कोई नहीं है। ऋषभ मुस्कुराया, ठीक है, मैंने तुम लोगों को एक मौका दिया, लेकिन तुम अभी भी जिद्दी हो। फिर ऋषभ ने सेलिन को फ़ोन किया, या यूं कहें कि उसे वीडियो कॉल किया। अरे, तुम क्या कर रहे हो? लड़कियों में से एक ने कहा, ऋषभ के स्मार्टफोन को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। दुर्भाग्य से उनके लिए, ऋषभ एक आदमी के लिए काफ़ी लंबा था। पिछली बार जब उसने जांच की थी, तो उसकी ऊंचाई 186 सेंटीमीटर थी। इसलिए वह जानता था कि अगर उसने अपना हाथ ऊंचा किया तो लड़कियां उसके स्मार्टफोन तक नहीं पहुंच पाएंगी। लड़कियां स्मार्टफोन पकड़ने की कोशिश में ऊपर नीचे कूदी, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक बहुत ही परिचित आवाज़ सुनी, वे तुरंत रुक गईं। श्री ऋषभ, शुभ दोपहर, आप मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हैं? सेलिन उस पल बहुत भ्रमित और घबराई हुई लग रही थी, क्योंकि ऋषभ ने अचानक उससे संपर्क किया था, खासकर जब यह एक वीडियो कॉल था। जब उसने वीडियो कॉल स्वीकार किया तो उसने कई महिला प्रशिक्षुओं को देखा, जो एक गर्ल ग्रुप परियोजना के उम्मीदवार थीं, जिसके बारे में कंपनी के अधिकारियों ने भविष्यवाणी की थी कि वह सफल होगी। मिस सेलिन, क्या आप उन लड़कियों को पहचानती हैं? ऋषभ ने पूछा। हाँ, बिल्कुल, सर। क्या कोई समस्या है? ऋषभ ने कैमरा अपनी ओर घुमाया ताकि सेलिन उसका चेहरा देख सके, फिर उसने कहा, एक बड़ी समस्या है, मिस सेलिन। वे कैटलिन नाम की एक प्रशिक्षु को धमका रही हैं। तुम्हारा नाम कैटलिन है ना? ऋषभ ने अपने पीछे की लड़की से पूछा, जो अभी भी डर से कांप रही थी। कैटलिन के सिर हिलाने के बाद ऋषभ ने बात करना जारी रखा। जिन लड़कियों को आपने पहले देखा था, वे बदमाश हैं। उन्होंने कैटलिन को धमकाया और परेशान किया, और यहाँ तक कि इसे रिकॉर्ड भी किया। ऋषभ ने धमकाने वालों पर नज़र डाली, उनकी प्रतिक्रिया देखना चाहता था।
उन्हें उनके चेहरे पर दर्द देखकर संतुष्टि महसूस हुई। हर थोड़ी देर में उन्हें ये जानना होगा कि जीवन कितना कठिन हो सकता है, ताकि वे हमेशा अपने माता पिता की दौलत के पीछे न छिपें। ऋषभ ने आगे कहा, क्या आपको लगता है कि ऐसा व्यवहार इस कंपनी में उचित है, मिस सेलिन? बिल्कुल नहीं, श्री ऋषभ। जिन प्रशिक्षुओं ने समस्या पैदा की है, उन्हें तुरंत घर भेज दिया जाना चाहिए और उन्हें इस कंपनी में रहने की अनुमति नहीं है, सेलिन ने कहा। ये सुनकर लड़कियां और भी डर गईं, लेकिन उनमें से एक ने कहा कि उसके पिता इस कंपनी में एक शेयरधारक हैं। उसने कहा कि वह आसानी से बच सकती है क्योंकि उसके पिता के पास बहुत पैसा है। आप क्या सोचती हैं, मिस सेलिन? अगर यह कंपनी वास्तव में ऐसी धोखाधड़ी वाली प्रथाओं में शामिल है, तो मुझे माफ़ी मांगनी होगी क्योंकि मुझे अपने 30% शेयर वापस लेने होंगे। मैं उस परियोजना में $5 मिलियन का निवेश भी नहीं करूंगा। मेरे लिए एक और कंपनी ढूंढना बेहतर होगा जो अधिक ईमानदार हो। 1 मिनट रुकिए, श्री ऋषभ खाइजेर। जहां तक मुझे याद है, किसी भी प्रशिक्षु के पिता इस कंपनी में शेयरधारक नहीं हैं। हम इस कंपनी में भाई भतीजावाद को भी अस्वीकार करते हैं, क्योंकि यह हमारी अच्छी प्रतिष्ठा को खराब करेगा। मैं तुरंत वहां जाऊंगी, श्री ऋषभ। मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि जिन्होंने गलत किया है उन्हें जल्द से जल्द इस कंपनी से बर्खास्त कर दिया जाए। उसके बाद कॉल समाप्त हो गया। लड़कियां घबरा गईं, कुछ रोईं, कुछ उस लड़की पर गुस्सा हुई जिसने दावा किया था कि उसके पिता एक शेयरधारक हैं। ऋषभ कैटलिन की ओर मुड़ा। उसने उस पर अपना पहचान कौशल इस्तेमाल करने की कोशिश की। कैटलिन वर्तमान में चिंतित है और वह एक बहुत ही दयालु और शर्मीली लड़की है। पहचान कौशल द्वारा प्रदान की गई यह सारी जानकारी थी। इससे ऋषभ भ्रमित हो गया, ये सोचकर कि शायद वह था जो इसका उपयोग नहीं कर सका। क्या तुम ठीक हो? ऋषभ ने पूछा। कैटलिन ने धीरे से सिर हिलाया। उसके गालों पर अभी भी आंसू बह रहे थे, लेकिन वह बिल्कुल भी सिसक नहीं रही थी। वह अब शांत थी। जल्द ही सेलिन आ गई, साथ में 2 अन्य महिलाएं भी थीं। ऋषभ ने सबूत दिखाया कि वे बदमाश थीं। सेलिन ने कहा कि वह सब कुछ संभाल लेगी, और सेलिन के साथ आई महिलाओं में से एक कैटलिन के लिए बदलने के लिए कपड़े लाए। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, सर, कैटलिन ने महिला के साथ जाने से पहले कहा। आपका मिशन पूरा हो गया है। आपने हाइपर एंटरटेनमेंट में अतिरिक्त 10% हिस्सेदारी अर्जित की है। सभी आंकड़ों में जोड़ 3 और जोड़ 3 सिस्टम अंक। कैटलिन की मदद करने के लिए धन्यवाद, श्री ऋषभ। अन्यथा हम अपनी प्रतिभाशाली प्रशिक्षुओं में से एक को खो सकते थे। मैं वास्तव में जानती थी कि वे कैटलिन को पसंद नहीं करती थी क्योंकि वह दूसरों की तुलना में अपनी प्रतिभा और सुंदरता के कारण बहुत अलग दिखती थी। लेकिन मैं बहुत भोली थी और सोचा था कि वे समय के साथ दोस्त बन जाएंगे, सेलिन ने कहा। ऋषभ मुस्कुराया और सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मिस सेलिन, मुझे खुशी है कि आपने इसे अच्छी तरह से संभाला। इस वजह से मैं अधिक निवेश करूंगा। इस बार मैं एक गर्ल ग्रुप में भी निवेश करूंगा जिसमें कैटलिन शामिल होगी। आपका तीसरा मिशन है सेलिन को प्रतिभाशाली लड़कियों की सिफारिश करना ताकि वे अब तक का सबसे अच्छा गर्ल ग्रुप बन सकें। ऋषभ ने तीसरे मिशन पर भौंसे उड़ी। यह क्या बकवास था? ऋषभ को कैसे पता चलेगा कि उसके आसपास प्रतिभाशाली लड़कियां हैं? इस मिशन की समय सीमा 1 सप्ताह है। यदि आप इस मिशन को पूरा करते हैं तो आपको एक बड़ा इनाम मिलेगा। क्या आप सहमत हैं? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। धन्यवाद, श्री ऋषभ, आप बहुत उदार हैं। मिस सेलिन, मैं डेब्यू करने के लिए लड़कियां ढूंढने में आपकी मदद कैसे करूं? मैं सिर्फ ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि लड़कियां योग्य हों, बस इतना ही। सेलिन खुशी से मुस्कुराई। सच में? बिल्कुल, श्री ऋषभ, आप मुझसे कल संपर्क कर सकते हैं क्योंकि कल एक और चयन होगा। अभी के लिए सिर्फ कैटलिन ही डेब्यू के लिए उम्मीदवार है। उफ, ऋषभ इस मिशन को कैसे पूरा करेगा? आपने तीसरा मिशन स्वीकार कर लिया है। ऋषभ इस नए मिशन को कैसे पूरा करेगा? क्या वह अपने पहचान कौशल का उपयोग करेगा या अपने दोस्तों से मदद मांगेगा? 54 किसानों की मदद। ऋषभ, तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ऋषभ ने हाइपर एंटरटेनमेंट बिल्डिंग के ठीक सामने स्थित एक कैफे में प्रवेश किया। ऋषभ ने सोचा था कि देवांग और शॉन हाइपर कैफेटेरिया जाएंगे, लेकिन पता चला कि उन्होंने इसके बजाय कैफे को चुना। मुझे पहले कुछ काम था। तुम लोग यहाँ क्यों हो? क्या अरविंद घर चला गया? ऋषभ ने पूछा जब वह बैठ गया जहाँ देवांग और शॉन थे।
तुम जानते हो कि वह बहुत व्यस्त होगा। हम पहले कैफेटेरिया जाना चाहते थे, लेकिन देवांग का मन नहीं था जब बहुत सारे लोग थे, इसलिए हमने यहाँ आना चुना, शॉन ने जवाब दिया। कुछ ऑर्डर करो, ऋषभ, देवांग ने मेनू ऋषभ को सौंपते हुए कहा। भले ही ऋषभ काफी भूखा था, लेकिन किसी कारण से वह कुछ भी पेट भरने वाला नहीं खाना चाहता था। इसलिए उसने सिर्फ एफोगाटो और ब्लूबेरी चीज केक ऑर्डर किया। वे बस आराम से बातें कर रहे थे, कुछ चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, जबकि वहां खा रहे थे और पी रहे थे। इससे पहले कि वे जानते, दोपहर के 1 बज चुके थे। मुझे जल्द ही हवेली वापस जाना है। क्या तुम लोग आना चाहोगे, या तुम्हारी कोई अन्य योजना है? ऋषभ ने पूछा। देवांग और शॉन ने एक दूसरे की ओर देखा, मानो एक दूसरे को एक ऐसा संकेत दे रहे हों जो ऋषभ को समझ नहीं आया। क्या हो रहा है? ऋषभ ने फिर से पूछा। नहीं, हम दोनों अगले शहर जा रहे हैं क्योंकि हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, शॉन ने कहा। देवांग ने सिर हिलाया। सही है शॉन, ट्रेविस और मैं कुछ चीज़ों का ध्यान रखने जा रहे हैं। ऋषभ ने सोचा कि वे उससे कुछ छिपा रहे थे, या शायद वे उसे बताने के लिए अभी तैयार नहीं थे। ऋषभ को चुपचाप खड़ा, गहरी सोच में डूबा देखकर शॉन घबरा गया। ऐसा नहीं है कि हम तुमसे कुछ छिपाना चाहते हैं, बस इतना है कि मैं अभी इसे कहने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं वहां जाना भी नहीं चाहता, लेकिन कोई बात नहीं, शॉन, मैं समझता हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी यात्रा अच्छी होगी, और सावधान रहना, ऋषभ ने कहा। उसके बाद ऋषभ अपनी कार में चला गया। वह हवेली लौटने से पहले थोड़ी देर घूमना चाहता था। संयोग से ऋषभ ने सड़क के किनारे कुछ विक्रेताओं को कृषि उत्पाद बेचते हुए देखा। आपका चौथा मिशन शहर के बाहरी इलाके में किसानों से सारा सामान खरीदना है। यदि संभव हो तो उन्हें बिचौलियों के माध्यम से गुजरे बिना अपने कृषि उत्पादों को वितरित करने के लिए पहुंच प्रदान करें जो उन्हें पीड़ित करेंगे। यदि आप इस मिशन में सफल होते हैं तो आपको अपने पहचान कौशल में एक स्तर की वृद्धि मिलेगी। ऋषभ विक्रेताओं से थोड़ी दूरी पर रुक गया, जो किसान लग रहे थे। दूर से उनकी फसलें बहुत अच्छी लग रही थीं। ये बहुत मददगार होगा अगर वे सभी सब्जियां जेदेन के रेस्तरां में इस्तेमाल की जा सकें। अच्छी गुणवत्ता वाली सब्जियां भोजन को और भी स्वादिष्ट बना देंगी, है ना? ये दोनों पक्षों के लिए जीत की स्थिति होगी। हालांकि किसानों का अपनी उपज को सीधे सड़क के किनारे इस तरह बेचना असामान्य था। उनके साथ जरूर कोई गंभीर समस्या होगी। अगर ईशान को ये पता चला तो वह बहुत दुखी होगा, ये देखते हुए कि उसके माता पिता, जिनका देहांत हो चुका था, किसान थे। शुभ दोपहर सर और मैडम, क्या मैं उन सब्जियों पर एक नज़र डाल सकता हूं जो आप बेच रहे हैं? ऋषभ ने उन्हें अभिवादन किया। एक ग्राहक को देखकर वे उत्साहित होने लगे। क्योंकि यह एक गर्म और पसीना भरा दिन था, उनका मनोबल नाटकीय रूप से गिर गया था। इसके अलावा कोई भी उनकी सब्जियों को नहीं देख रहा था। वहां कुल मिलाकर 4 किसान बेच रहे थे। उनमें से प्रत्येक ने एक लंबी मेज पर अपनी सब्जियां बेचीं। उन्होंने सब्जियों को सलीके से व्यवस्थित किया, ये सुनिश्चित करने के लिए अच्छी देखभाल की कि वे जो कुछ भी बेचते हैं वह धूल से गंदा न हो। कृपया सर, आपको किन सब्जियों की ज़रूरत है? हमारे पास सभी प्रकार की सब्जियां हैं, यहाँ तक कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले लाल प्याज और लहसुन भी। हम उन्हें सस्ते में बेचेंगे क्योंकि कोई बिचौलिया नहीं है। हम वे किसान हैं जो ये सब अपने खेतों से काटते हैं, पुरुषों में से एक ने कहा, जो उनका नेता लग रहा था। वाह, कोई आश्चर्य नहीं कि यहाँ सब्जियों की गुणवत्ता इतनी अच्छी है। लेकिन क्या किसानों को आमतौर पर अपनी सब्जियों को रेस्तरां, सुपरमार्केट और अन्य जगहों पर वितरित करने के लिए बिचौलियों की ज़रूरत नहीं होती है? आप उन्हें खुद क्यों बेच रहे हैं? ऋषभ ने पूछा, जबकि कुछ कद्दू चुन रहा था, जो सभी अच्छी गुणवत्ता के थे। चारों किसानों ने एक दूसरे की ओर देखा, अपने पहले ग्राहक को अपनी समस्याओं के बारे में बताने में झिझक रहे थे। वे सभी डरते थे कि अगर उन्होंने उसे बताया तो वे मुसीबत में पड़ जाएंगे। हालांकि जिस युवक ने सवाल पूछा था वह एक शानदार कार से बाहर निकला था। वह बहुत दोस्ताना भी लग रहा था। ऋषभ ने उनकी ओर देखा, गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए, ताकि वे उससे सावधान न रहें। क्या कोई गंभीर समस्या है? मेरे दोस्त के माता पिता भी किसान हैं, इसलिए मैं इसके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, ऋषभ ने कहा। आखिरकार वे ऋषभ को बताने के लिए सहमत हुए। दरअसल हमारे गांव में हमेशा एक बिचौलिया रहा है। हमारा गांव शहर के बाहरी इलाके में है और हम नहीं जानते कि बिचौलिए कैसे काम करते हैं।
लेकिन अचानक बिचौलिए ने हमारी फसल को बहुत कम कीमत पर खरीदना चाहा। कीमत उस पूंजी की मात्रा को भी कवर नहीं कर सकती थी जो हमने सब कुछ लगाने और देखभाल करने में खर्च की थी। जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हमने इतनी अच्छी फसल पाने के लिए कई महीनों तक कड़ी मेहनत की। अंत में हमने मना कर दिया और फिर वह गुस्सा हो गया। उसने कहा कि वह अब बिचौलिया नहीं रहेगा, इसलिए हमें कोई पैसा नहीं मिल सकता। उसने बहुत कुछ कहा जिससे हम डर गए। फिर अंत में हमने यहाँ आने और अपनी सारी फसल बेचने का फैसला किया। और वास्तव में ये सब नहीं है, हम सिर्फ कुछ ही लाए क्योंकि हमें डर था कि हम कुछ भी बेच नहीं पाएंगे। ऋषभ, जिसने ये सुना, उसने गहरी आह भरी। वह जानता था कि इस दुनिया में बहुत से लोग धोखा देते हैं। किसानों की फसल बेचने वाले बिचौलिए आमतौर पर बेईमान होते थे, खासकर अगर किसान गांव के लोग थे जो शहर में कीमतों को ज़्यादा नहीं समझते थे। ठीक है, मैं इसका सार समझता हूँ। संयोग से मेरे दोस्त का एक रेस्तरां है, मैं उससे संपर्क करूंगा कि क्या वह ये सब खरीद सकता है, ऋषभ ने कहा। किसान बहुत खुश लग रहे थे, उन्हें फिर से आशा महसूस होने लगी। हालांकि वे अभी भी चिंतित थे कि उन्हें फिर से धोखा दिया जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर धोखेबाज बहुत सभ्य दिखते हैं, ठीक ऋषभ की तरह। जेदेन को फ़ोन करने और उसे किसानों की सब्जियों की स्थिति की तस्वीरें दिखाने के बाद जेदेन उन सभी को खरीदने के लिए सहमत हो गया। वास्तव में वह उन सब्जियों को भी खरीदेगा जो उस समय नहीं लाई गई थीं। कुछ ही देर बाद जेदेन रेस्तरां के एक कर्मचारी के साथ पहुंचा। वह एक पिकअप ट्रक लाया ताकि वह तुरंत सब्जियों को परिवहन कर सके। इस बार मुझे इसका भुगतान करने दो, जेदेन, लेकिन उन सब्जियों के लिए जो अभी भी गांव में हैं, तुम रेस्तरां के पैसे का उपयोग कर सकते हो, ऋषभ ने कहा। वाह, हमारा बॉस बहुत उदार है, जेदेन के साथ आए कर्मचारी ने कहा, जिससे जेदेन हंसने लगा। जैसा कि होता है, रेस्तरां में भी इस गुणवत्ता की सब्जियों की कमी है। तब चूंकि रेस्तरां शांत था, मैंने परवाह नहीं की। लेकिन अब जब रेस्तरां व्यस्त होने लगा है, खासकर जब हम आर्सेलिया नदी के पास नए स्थान पर चले जाए आगे, तो मुझे सीधे इस तरह के किसानों से खरीदने की ज़रूरत है। मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं इसे खुद संभाल सकता हूँ, लेकिन पता चला कि तुमने मेरे लिए इसे ढूंढा। क्या तुम वास्तव में सब कुछ जानते हो, ऋषभ? जेदेन ने कहा, आंशिक रूप से गंभीर, आंशिक रूप से मजाक करते हुए। ऋषभ हंसा, फिर सिर हिलाया। ये सिर्फ एक संयोग है, सच में। मैं यहाँ घूम रहा था और उन्हें अच्छी सब्जियाँ बेचते हुए देखा। मैंने सोचा कि मैं उन सभी सब्जियों के साथ हवेली में कुछ पका सकता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उन्हें कोई समस्या होगी। ये वास्तव में सिर्फ एक संयोग था, ऋषभ ने कहा। जेदेन ने ऋषभ के कंधे पर थपथपाया। अच्छा काम, बॉस। अब मुझे सिर्फ किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की ज़रूरत है जो रेस्तरां के लिए अंडे और मांस का भंडारण करने में मेरी मदद कर सके। फिर जिस महिला किसान ने ये सुना, उसने जवाब दिया, अगर आपको अंडे या मांस की ज़रूरत है तो हमारे गांव में वास्तव में फॉर्म हैं। क्या आप हमारे गांव भी आना चाहेंगे? मैं आपको फॉर्म मालिकों से मिलवाऊंगी, महिला ने कहा। जेदेन ये सुनकर बहुत खुश लग रहा था। फॉर्म मालिक, तुम्हारा मतलब है कि एक से ज़्यादा हैं? जेदेन ने पूछा। एक और किसान ने जवाब दिया, हमारे गांव में बहुत सारे फॉर्म हैं, जितने किसान हैं। वास्तव में हमारे गांव में ऐसे घर भी हैं जो पनीर और टोफू बनाते हैं। आपका चौथा मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। आपने अपने पहचान कौशल में एक स्तर की वृद्धि प्राप्त की है। पहचान कौशल स्तर भी जोड़ आपको किसी व्यक्ति की प्रतिभा का पता लगाने की अनुमति देता है। ऋषभ हैरान था। ये पहली बार था जब उसने स्तर बी जोड़ का अपग्रेड पाया था। क्या ये स्तर ए नहीं होना चाहिए? पहचान कौशल अलग है, मास्टर, इसकी तुलना अन्य कौशलों से न करें। वास्तव में ऐसे कौशल हैं जिनके स्तर नहीं हैं। ठीक है, सिस्टम जो भी कहे। ऋषभ बस प्रवाह के साथ चला गया। हालांकि पहचान कौशल जो उसे किसी व्यक्ति की प्रतिभा देखने की अनुमति देगा, मुश्किल तीसरे मिशन के लिए बहुत उपयोगी होगा। ऋषभ अपने आवश्यक सब्जियों का एक छोटा हिस्सा लाने के बाद हवेली लौट आया। ऋषभ उन सब्जियों के साथ एक खास व्यंजन बनाना चाहता था, लेकिन सबसे पहले उसने अपनी हवेली के पास एक बड़े सुपरमार्केट से कुछ मांस खरीदा। कुछ मिनट बाद ऋषभ अपनी हवेली पहुंचा। उसने कैवान और जीनों की कारें पार्किंग स्थल में देखीं, लेकिन वहां किसी ऐसे व्यक्ति की कार भी थी जिसे वह अच्छी तरह से जानता था। ऋषभ की भावनाएं खट्टी होने लगीं।
तुम यहाँ हो ऋषभ। ये सच था। संध्या पोर्च पर मीठी बैठी उसका इंतजार कर रही थी। ऋषभ की खट्टी भावनाएं क्यों हैं? संध्या वहाँ क्या कर रही है? 55 स्टार क्वालिटी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऋषभ ने स्पष्ट नापसंदगी के साथ संध्या को घूरते हुए पूछा। फिर भी संध्या बस धीमे से हंस दी। ओह मेरे खुदा ऋषभ, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? मैं सिर्फ, अगर तुम्हें फिर से याद दिलाने की ज़रूरत है तो मैं अभी भी तुम्हारा राज जानता हूँ। और तुम्हें ये भी जानने की ज़रूरत है कि मुझे पसंद नहीं है कि तुम मेरे जीवन में बाधा डालो, ऋषभ ने कहा। संध्या ने घबरा कर गटक लिया। हालांकि उसने अभी भी ऋषभ की तरफ मुस्कुराने की हिम्मत की। चलो भी ऋषभ, मैं यहाँ सिर्फ कुछ खाना साझा करने आई हूँ। मुझे याद है कि तुम्हें झींगा बहुत पसंद है ना? मेरे दोस्त के पति ने बहुत सारे बड़े झींगे पकड़े और जब उन्होंने मुझे कुछ दिए तो मुझे तुरंत तुम्हारी याद आई। ऋषभ, मैं तुम्हें अपने बच्चे जैसा मानती हूँ, संध्या ने कहा। ऋषभ मुस्कुराया। अपने बच्चे जैसा? ये बहुत मज़ेदार है। तुम झींगा वहाँ रख सकती हो और फिर घर जा सकती हो। संध्या बहुत नाराज थी क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ऋषभ को उसके माता पिता की तरह हेरफेर नहीं किया जा सकता था। वास्तव में संध्या ने विनती भरी निगाहों से ऋषभ के माता पिता से संपर्क करने के बाद वे तुरंत बेवकूफ़ बन गए थे। लेकिन ऋषभ इतना मुश्किल क्यों था? फिर भी संध्या को यकीन था कि जल्द ही अगर वह उससे संपर्क करती रही तो ऋषभ उस पर फिर से भरोसा करेगा। संध्या जोर से मुस्कुराई जिससे ऋषभ को बहुत घृणा महसूस हुई। संध्या की ईमानदारी देखने के लिए पहचान कौशल का उपयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि शुरुआत से ही कोई ईमानदारी नहीं थी। ठीक है ऋषभ, चाची अब जाएंगी। उन झींगों को पकाना सुनिश्चित करना, ठीक है? चाची को यकीन है कि तुम बहुत खुश होगे। खांसी माफ़ करना, चाची का स्वास्थ्य हाल ही में खराब रहा है। चाची अब घर जाएंगी ऋषभ। संध्या अपनी नकली मुस्कान के साथ आखिरकार चली गई। ऋषभ ने पारदर्शी बॉक्स में रखे बड़े झींगों को घूरा। ऋषभ को कब से वास्तव में झींगा पसंद था। ऋषभ को सभी भोजन समान रूप से पसंद थे, इसलिए बेशक ऋषभ को झींगा, मछली, गोमांस, लॉबस्टर भी पसंद थे। ऋषभ को पता नहीं था क्यों, लेकिन सिर्फ संध्या से मिलने की वजह से उसका मूड खराब हो गया। हालांकि ऋषभ उस महिला को धीरे धीरे बीमारी से ग्रस्त होते देखकर काफ़ी संतुष्ट था। अचानक ऋषभ के सामने दरवाज़ा खुला और लिस्बे का एक गिलास लेकर बाहर आई। चाची, ओह, वह महिला कहाँ है? उसने कहा कि वह तुम्हें ढूंढ रही थी ऋषभ। इसलिए मैंने उसके लिए एक पेय बनाया, लिज ने भ्रमित होकर कहा। ऋषभ थोड़ा मुस्कुराया, फिर लिज के हाथ से पेय ले लिया। यह मीठे संतरे का रस था जिसमें चीनी नहीं डाली गई थी। लिज उस सुबह मीठे संतरे का एक बड़ा प्लास्टिक बैग लाई थी। लिज बस चुपचाप खड़ी ऋषभ को पूरा गिलास खत्म करते हुए देखती रही। जब वह पीता था तब भी वह सुंदर दिखता था। ये बहुत मीठा है, लेकिन ज़्यादा मीठा नहीं, मुझे ये पसंद है, ऋषभ ने गिलास खत्म करने के बाद कहा। लिज ने गिलास वापस ले लिया, जोर से मुस्कुराई, फिर जवाब दिया, बेशक, क्योंकि सभी संतरे मेरे दूर के छोटी इश्तेदारों की तरफ से उपहार हैं जो कल रात आए थे। उनके पास एक गांव में एक बड़ा संतरे का बागान है जो काफ़ी दूर है। उनके पास सेब के बागान, अंगूर के बाग और अचानक लिज बहुत घबरा गई क्योंकि ऋषभ उसे घूर रहा था, सीधे उसकी आंखों में। क्या मेरे चेहरे पर कुछ गलत है? लिज ने पूछा। ऋषभ ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं, बस इतना है कि तुम बहुत सुंदर हो, इसलिए मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं तुम्हें इस तरह घूर रहा था। ओह, वैसे क्या तुम इन झींगों को ले जा सकती हो और उन्हें समुद्र तट पर बिल्लियों को दे सकती हो? ऋषभ ने पूछा। लिज ने झींगों का पैकेज लिया और हैरानी से देखा। लेकिन ये अच्छे झींगे हैं ऋषभ। पैकेजिंग को देखते हुए ऐसा लगता है कि वे पास के सुपरमार्केट से हैं, जो आमतौर पर समुद्री भोजन की आपूर्ति करता है, लिज ने कहा। ऋषभ मुस्कुराया, अगर बिल्लियों को अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन मिलेगा तो वे खुश होंगी, है ना? क्योंकि मैं उसे नहीं खाना चाहता। लिज बस चुपचाप सिर हिलाया। दरअसल पहले समुद्र तट पर कई आवारा बिल्लियां थीं। आवारा बिल्लियां किसी को परेशान नहीं कर रही थीं, वे सिर्फ समुद्र तट के चारों ओर खेल रही थीं। कई स्थानीय निवासी भी उनके लिए भोजन लाते थे। हालांकि लिज ये भी जानती थी कि झींगा पहले उस महिला द्वारा लाया गया था। ठीक है, मैं इसे बिल्लियों को दे दूंगी, लिज ने कहा। ऋषभ ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं 1 मिनट में खाना बनाऊंगा।
लिज जोर से मुस्कुराई, तुम खाना बनाने जा रहे हो? मैं रसोई में तुम्हारे पीछे रहूंगी। उसके बाद लिज तुरंत बिल्लियों को ढूंढने के लिए दौड़ी। इस बीच ऋषभ हवेली में प्रवेश किया और ईशान, कैवान, जीनो और एंजेलिन को ताश खेलते हुए देखा। उनके चारों ओर बहुत सारे नाश्ते और मीठे संतरे के रस से भरे गिलास थे। ओह, तुम यहाँ हो, बॉस। तुम क्या लाए? ईशान ने उसका अभिवादन किया। ऋषभ को उनकी ओर चलते हुए देखकर तुरंत उत्साहित हो गया। क्या तुम कुछ पकाने जा रहे हो? कैवान ने पूछा, ईशान से भी अधिक उत्साहित लग रहा था। ऋषभ ने सिर हिलाया, फिर उन्हें अपनी खरीदारी दिखाई। मैं नाबे बनाने जा रहा हूँ। क्या तुम लोग जानते हो कि नाबे क्या है? ऋषभ ने पूछा। क्या वह जापानी खाना है? एंजेलिन ने पूछा। हाँ, नाबे एक तरह का हॉट पॉट है, इसलिए मैं आज नाबे बनाने जा रहा हूँ। लेकिन चूंकि मेरा उत्साह अचानक कम हो गया है, तुम लोग मेरी मदद क्यों नहीं करते? ऋषभ ने पूछा। वे सब चुप हो गए, क्योंकि ऋषभ का अनुत्साही आभा बहुत मजबूत था। इसने उन्हें मना करने में बुरा महसूस कराया। ऋषभ, मेरे पास एक शानदार सुझाव है। जीनो ने अपना हाथ ऊंचा उठाया। वह अकेला था जिस पर ऋषभ के खराब मूड का असर नहीं पड़ा था। क्या सुझाव? ऋषभ ने पूछा। चलो बाहर खाना बनाते हैं। ये वास्तव में मज़ेदार होगा, जैसे कैंपिंग। हम इसे पीछे करेंगे ताकि हम समुद्र तट को भी देख सकें। और यहाँ के समुद्र तट पर वास्तव में एक सुंदर सूर्यास्त का दृश्य है, जीनो ने कहा। ऋषभ को नहीं पता था कि हवेली के पीछे के समुद्र तट पर भी सूर्यास्त का दृश्य था। ऋषभ ने सहमत होते हुए सिर हिलाया। आखिरकार ईशान, कैवान और जीनो ने बाहर खाना पकाने के लिए उपकरण तैयार किए, और अधिक सटीक रूप से खाली स्विमिंग पूल के सामने। उस दोपहर उन्होंने अपना समय विभिन्न व्यंजन पकाने में बिताया। ऋषभ बहुत खुश था जब पता चला कि कैवान और जीनो खाना पकाने में अच्छे थे, इसलिए उसे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा, बस उन्हें बताना पड़ा कि क्या करना है। एक शक्तिशाली मेज़बान होना कितना खुशी की बात थी। ऋषभ बस एक समुद्र तट की कुर्सी पर बैठा था, संतरे का रस पी रहा था, सुंदर लिज के साथ, जो दूसरों के खाना पकाने का इंतजार करते हुए सोशल मीडिया के बारे में बकवास कर रही थी। यहाँ तक कि एंजेलिन भी खाना पकाने में मदद करने के लिए बहुत उत्सुक थी। हालांकि कैवान ने उसे बहुत डांटा, क्योंकि एंजेलिन बहुत अनाड़ी थी और आसानी से चीज़ें तोड़ देती थी। इस बीच कैवान ने लिज को बिल्कुल भी मदद करने से मना कर दिया, क्योंकि उसके अनुसार लिज अनाड़ी एंजेलिन से भी बदतर थी। ऋषभ को नहीं पता था कि लिज कितनी बुरी थी। अगर अकेली एंजेलिन ही खाना पकाने में मदद करते हुए इतनी भयानक लग रही थी। चूंकि तुम अचानक वायरल हो गई हो, क्या तुम एक गायक के रूप में करियर बनाना चाहती हो, लिज? ऋषभ ने पूछा, जब लिज ने उसे अपने वीडियो पर बड़ी संख्या में दर्शकों और उसे मिली सकारात्मक टिप्पणियों के बारे में बताना खत्म कर दिया। लिज ये सुनकर चुप हो गई। मुझे नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि मैं उसके लिए काफ़ी अच्छी हूँ, ऋषभ। ऋषभ लिज की ओर मुड़ा, उसे ध्यान से घूर रहा था, जिससे वह बहुत घबरा गई। तुम्हारे पास पर्याप्त प्रतिभा है और तुम्हारे पास एक स्टार आभा भी है जिसे तुम पहचानती नहीं हो, ऋषभ ने कहा। उसने लिज पर अपना न कौशल इस्तेमाल किया ताकि किसी व्यक्ति की प्रतिभा का पता लगाने में अपने कौशल का परीक्षण भी कर सके। पता चला कि लिज के पास बहुत प्रतिभा थी, जैसा कि उसने पहले कहा था। उसकी प्रतिभा को उत्कृष्ट नहीं कहा जा सकता था। अगर एक प्रतिभा के मूल्य को 1 से 10 तक रेट किया गया था, तो लिज की ज़्यादातर प्रतिभाएं 6 या 7 पर रेट की गई थीं। सिर्फ उसकी गायन प्रतिभा और स्टार क्वालिटी को 10 और 9 पर रेट किया गया था। लिज अजीब तरह से हंसी। हा, तुम सिर्फ मजाक कर रहे हो, है ना, ऋषभ? मुझमें स्टार क्वालिटी कैसे हो सकती है? उद्धरण चिन्ह। ऋषभ जिस समुद्र तट की कुर्सी पर बैठा था उस पर झुक गया, हल्की मुस्कान के साथ दूर घूर रहा था। कोई बात नहीं अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती हो, लेकिन अगर तुम इसके बारे में गंभीर होना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरा मतलब गायन से है। क्योंकि हाइपर एंटरटेनमेंट जल्द ही एक गर्ल ग्रुप को डेब्यू करने जा रहा है। तुम ये जानती हो, है ना? अगर हमें हर अवसर को लपकना है, चाहे सफलता की संभावना कितनी भी कम क्यों ना हो। किसी कारण से ऋषभ के शब्दों ने लिज को बिना किसी कारण के उत्साहित महसूस कराया। लेकिन दूसरी तरफ उसे अभी भी अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं था। नहीं, तुम सही हो, मैं रोना धोना नहीं कर सकती। मैं इस क्षेत्र में कोशिश करना चाहती हूँ, ऋषभ। लिज ने अचानक कहा। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो?
एंजेलिन ने पूछा, जो अचानक ईशान और जीनो द्वारा बनाए गए चिकन सेट की एक छोटी प्लेट लेकर पहुंची। ऋषभ ने एंजेलिन की ओर देखा, अनजाने में उस पर अपना पहचान कौशल इस्तेमाल किया। एंजेलिन अच्छे स्वास्थ्य में है, इस समय कोई बीमारी नहीं है। एंजेलिन का दिल अच्छा है। स्टार क्वालिटी के लिए स्तर 10 प्रतिभा, भाग्य के लिए स्तर 9 प्रतिभा, मॉडलिंग के लिए स्तर 8 प्रतिभा, डिज़ाइन के लिए स्तर 7 प्रतिभा, गायन के लिए स्तर 6 प्रतिभा, नृत्य के लिए स्तर 8 प्रतिभा। ऋषभ ये देखकर काफ़ी हैरान था, खासकर भाग्य की प्रतिभा। तो भाग्य की प्रतिभा मौजूद है। बेशक ये करता है, मास्टर। क्या आप कहावत नहीं जानते कि भाग्य प्रतिभा को हरा देता है? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। फिर भी एक स्तर 9 भाग्य प्रतिभा, क्या यह अत्यधिक शक्ति नहीं माना जाता है? अगर ऋषभ उन दोनों को एक गर्ल ग्रुप में डेब्यू करता है तो उनकी सफलता दर निश्चित रूप से बहुत उच्च होगी। एंजेलिन, क्या तुम भी लिस की तरह हाइपर एंटरटेनमेंट के लिए ऑडिशन देना चाहती हो? ऋषभ ने पूछा। एंजेलिन भ्रमित थी, लिज और ऋषभ को भ्रमित होकर देख रही थी। ऑडिशन? क्या एंजेलिन ऑडिशन देगी? ऋषभ को उन लड़कियों को ढूंढने के लिए क्या करना होगा जो सबसे अच्छा गर्ल ग्रुप बना सकें?